दोस्तों, आज हम अगले एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे विराज, रूही और विवान के बीच खूबसूरत पल बीत रहे थे, लेकिन माया ये सब देखकर जल रही थी। दूसरी तरफ मयंक भी कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा था। तो चलिए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड और देखते हैं कि आगे कहानी में क्या धमाकेदार मोड़ आने वाला है। चैप्टर 36। विराज अभी भी कार ड्राइव करने में पूरी तरह से फोकस कर रहा था। वही रूही विराज के इस अजीब व्यवहार को देखकर मन ही मन सोच रही थी। रूही मन में, आखिर इन्हें हुआ क्या है? ये इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या ये मुझसे गुस्सा है या इनका मूड खराब है? वहीं विराज भी रूही की हरकतों को अपनी तिरछी नजरों से देख रहा था और उसे रूही की हालत देखकर हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। विराज मन में, जानता हूँ बेबी गर्ल, तुम अभी बहुत परेशान हो रही हो, लेकिन मैं श्योर हूँ कि जब तुम्हें सरप्राइज के बारे में पता चलेगा तो तुम बहुत खुश हो जाओगी। मगर तब तक के लिए तुम्हें इंतजार करना होगा, सिली गर्ल। ये सोचते हुए विराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, मगर वह अपनी मुस्कान को रूही से छुपा लेता है। वहीं रूही अभी भी अपने मन में यही सब सोच रही थी। वह विराज से विवान के बारे में पूछना चाहती थी, मगर विराज का ठंडा व्यवहार देखकर चुप रह गई। कुछ देर बाद विराज कार रोकता है और बाहर निकलता है। रूही भी कार से बाहर आती है और जो दृश्य उसके सामने होता है उसे देखकर वह चौंक जाती है। सामने एक बड़ा सा चॉपर, हेलीकॉप्टर, खड़ा था। विराज आगे बढ़कर रूही का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ चॉपर की ओर ले जाता है। विराज पहले रूही को अंदर बैठाता है और फिर खुद भी अंदर जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में चॉपर उड़ान भर लेता है। खुले आसमान में उड़ते हुए रूही के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसे हल्का डर भी महसूस हो रहा था, इसलिए उसने विराज का हाथ कसकर पकड़ लिया। विराज ने भी रूही का हाथ पकड़ा हुआ था और उसके हर चेहरे के एक्सप्रेशन को गौर से देख रहा था। कुछ देर बाद चॉपर एक जगह लैंड करता है। विराज पहले नीचे उतरता है और फिर रूही की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। रूही चॉपर से उतरते ही हैरान रह जाती है। वह इस वक्त समंदर के बीचों बीच एक बड़ी सी शिप पर थी, जो खूबसूरत लाइटिंग और डेकोरेशन से सजी हुई थी। रूही ने विराज की ओर देखा तो विराज मुस्कुराने लगा। विराज उसे लेकर नीचे की ओर जाता है, जहां पहले से ही कई लोग उसका इंतजार कर रहे थे। रूही चारों ओर देख ही रही थी कि उसकी नजर रितिका और नैना पर पड़ी। उन्हें देखकर वो आश्चर्य से विराज की ओर देखने लगी। रितिका और नैना, जो कब से रूही और विराज के आने का इंतजार कर रही थी, झट से उसके पास आईं और उसे गले लगा लिया। हैप्पी बर्थडे रूही। जी हाँ, आज रूही का जन्मदिन था। वो आज 20 साल की हो गई थी। जहाँ रूही अभी भी स्तब्ध खड़ी थी, वहीं रितिका और नैना मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। विराज ने रूही को यूं खड़ा देखकर उसे गले लगाया और उसके कानों में हल्की आवाज में कहा, हैप्पी बर्थडे बेबी। ओप्स, सिली गर्ल। रूही के चेहरे पर खुशी के भाव थे और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। ये देखकर विराज के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। रूही ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और विराज के गले लग गई, क्योंकि हाइट में वह विराज से छोटी थी। रूही विराज के सीने से लगी हुई बोली, आपको कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? बल्कि ये बात तो मैं खुद ही भूल गई थी। इस पर विराज ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी सिली गर्ल का बर्थडे भूल जाऊं? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुमसे भी ज्यादा। रूही उसकी बातें सुनकर विराज को टकटकी लगाए देखने लगी। तभी सक्षम विवान को लेकर वहां आ गया, जो इस वक्त रो रहा था। विवान ने ब्लैक टक्सिडो सूट पहना हुआ था, जो विराज ने ही उसे पहनाया था। दोनों एक जैसे सूट में बेहद हैंडसम लग रहे थे। रूही विवान को देखकर अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए उसके पास गई और अपनी आंखों का काजल निकालकर विवान के कान के पीछे लगाया। मेरे बच्चे को किसी की नजर न लगे। ये देखकर सक्षम हंसने लगा
और मजाक में बोला, तू भी अपने बच्चे को काजल लगा दे, कान के पीछे, नहीं तो सबकी नजर लग जाएगी। ये कहकर सक्षम जोर से हंसने लगा, क्योंकि रूही सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी और पार्टी में आए लोगों की नजरें उसी पर टिकी हुई थी। विराज सक्षम की बात सुनकर उसे घूरने लगा, लेकिन फिर वो रूही की आंखों के पास से काजल निकालकर अपनी उंगलियों पर लेकर रूही के कान के पीछे लगा देता है। रूही विराज के टच को महसूस कर हल्का सा शर्मा गई, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। मगर विराज उसके एक्सप्रेशंस देखकर सब समझ गया और हल्के से मुस्कुराने लगा। सक्षम विवान को अपनी गोद में लेकर पार्टी एरिया में चला गया। वही विराज रूही का हाथ पकड़कर उसे भी पार्टी में ले आया। इसके बाद केक कटिंग का समय आया। एक बड़ा सा खूबसूरत केक रखा था, जिसे रूही ने काटा और सबसे पहले विराज को खिलाया। पार्टी जोरों पर थी। तभी नैना बोली, ये भी कोई पार्टी हुई? यहाँ तो कोई डांस गाना हुआ ही नहीं। रितिका ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही, इतनी रूखी सूखी पार्टी कोई करता है भला? सक्षम ने हंसते हुए कहा, वैसे नैना, तुम्हारे पास दिमाग तो कम है, मगर इस बार तुमने सही बात कही। ये सुनकर नैना उसे गुस्से में घूरने लगी। तभी दानिश वहां आया और उनकी बातें सुनकर बोला, तो क्या हुआ? चलो पार्टी में थोड़ा और एक्साइटमेंट और एंजॉयमेंट बढ़ाते हैं। दानिश ने डीजे को इशारा किया और सॉन्ग प्ले होने लगा। वह विराज और रूही के पास जाकर बोला, आज का दिन स्पेशल है, तो एक डांस तो बनता है। रूही कुछ बोल पाती इससे पहले ही विराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और स्टेज की ओर बढ़ गया। गाना वजह तुम हो बजने लगा और दोनों रोमांटिक डांस करने लगे। रूही और विराज के परफेक्ट डांस मूव्स देख सभी तालियां बजाने लगे। गाना खत्म होते ही सब जोर से तालियां बजाने लगे। विराज और रूही ने एक दूसरे को देखा और हाथ पकड़कर स्टेज से नीचे उतर आए। सक्षम, नैना और रितिका अब भी मस्ती में डांस कर रहे थे। वही विराज रूही का हाथ पकड़कर वहां से निकल गया। वहीं दानिश की नजर अचानक ही रितिका पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वह इधर-उधर देखने लगता है और जब उसे यकीन हो जाता है कि कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो वो बार की तरफ देखता है, जहां इस वक्त सक्षम खड़ा ड्रिंक कर रहा था। वह काफी थक चुका था, इसलिए दानिश तुरंत सक्षम के पास जाता है, विवान को उसकी गोद में देता है और कहता है, मैं आता हूँ, इसे पकड़। सक्षम कुछ समझ पाता उससे पहले ही दानिश वहां से जा चुका था। सक्षम दानिश की तरफ देखता है और जिस तरह वह गया था, उससे उसे समझ आ जाता है कि वह रितिका की ओर जा रहा है। इस वक्त रितिका किसी लड़के के साथ डांस कर रही थी। दोनों अपने ही मस्ती में मगन थे। तभी दानिश वहां पहुंचकर उस लड़के से कहता है, अब तुम जाओ, मैं डांस करूंगा, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूं। उसकी ये बात सुनकर लड़का थोड़ा चौंक जाता है, मगर कुछ कह नहीं पाता। दानिश तुरंत रितिका का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से ले जाता है। रितिका हैरानी से दानिश की ओर देख रही थी। वहीं दानिश अचानक रितिका की कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिससे रितिका और करीब आ जाती है, मगर रितिका अब भी उसे घूर रही थी। वह गुस्से में कहती है, तुमने उससे ये क्यों कहा कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं? वो आगे कुछ और कहती, मगर तभी उसे कुछ महसूस होता है। असल में दानिश उसकी ड्रेस की जिप ठीक कर रहा था। ये महसूस होते ही रितिका चुप हो जाती है और अपना चेहरा नीचे झुका लेती है। वहीं दानिश उसे छोड़ देता है और कहता है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कहने का, इसलिए रिलैक्स रहो। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है, जहां इस वक्त सक्षम खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वहीं रितिका अब भी दानिश को जाते हुए देख रही थी। फिर वो तुरंत बाथरूम की ओर चली जाती है, क्योंकि उसका मूड खराब हो चुका था। उसे अपनी गलती का पछतावा भी हो रहा था। आखिर उसने दानिश से ऐसा क्यों कहा? उधर दानिश सक्षम के पास जाकर विवान को अपनी गोद में ले लेता है और एक बार फिर पीछे मुड़कर रितिका की ओर देखता है, मगर वह वहां नहीं थी। अब ये कहानी ज्यादा स्पष्ट, सही और प्रवाहमय हो गई है। आपने जो कहा था
हर लाइन को बनाए रखा है, बस गलत शब्दों और वाक्य संरचना को सही कर दिया गया है। चैप्टर 37। विराज रूही को लेकर एक कोने में खड़ा था और वे दोनों समंदर के पानी को देख रहे थे। रूही विराज के सीने से लगकर उस समंदर को निहार रही थी, जिसमें पूरा आसमान झलक रहा था। आज चांद भी पूरा निकला हुआ था, जिसकी चांदनी पानी पर पड़कर अद्भुत नजारा बना रही थी। वह दृश्य बेहद सुकून देने वाला था। विराज और रूही बिना कुछ कहे एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे, मानो शब्दों की कोई जरूरत ही नहीं थी। उनकी खामोशी ही उनकी भावनाओं को बयां कर रही थी। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे एक दूसरे के साथ कितना सुकून महसूस कर रहे हैं। विराज का प्रपोजल। तभी विराज को कुछ याद आता है और वह रूही की तरफ देखने लगता है, जो उसके दिल के करीब अपना सिर टिकाए उसकी धड़कनों को सुन रही थी। उसकी आंखें बंद थी और उसने विराज को कसकर गले लगाया हुआ था। मगर रूही का ध्यान तब टूटा जब विराज उसे हल्के से खुद से अलग करता है। रूही जैसे ही अपने होश में आती है, वह अपना चेहरा ऊपर उठाकर विराज को देखने लगती है। विराज उसे देखते हुए मुस्कुराता है और घुटने के बल बैठ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए बैठता है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, रूही, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर वह हल्का सा रुककर आगे कहता है, मुझे पता है कि ये फैसला तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान से शादी करने जा रही हो जो पहले से ही एक बच्चे का पिता है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। इतना कहकर विराज थोड़ा रुकता है और फिर बोलना शुरू करता है, सच कहूँ तो रूही, मैंने आज तक किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, लेकिन माया, विवान की माँ, ने मुझे जबरदस्ती अपना बना लिया था। उसके बाद भी मैंने उसे कभी नहीं छुआ। मैं सच कह रहा हूँ। ये कहते हुए विराज अपनी गर्दन पर हाथ रख लेता है, जैसे कोई कसम खा रहा हो। वहीं रूही उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसकी बातें सुनकर वो थोड़ा हैरान थी, लेकिन बहुत खुश भी, क्योंकि वो खुद भी विराज से बेहद प्यार करती थी। रूही की शर्त। तभी विराज फिर से कहता है, रूही, विल यू मैरी मी? इस बार रूही अपने ख्यालों से बाहर आती है और विराज की आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहती है, ओके, मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मेरी एक शर्त आपको माननी होगी। विराज, जो पहले से ही बहुत खुश था, रूही की शर्त वाली बात सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वह भौहें सिकोड़कर रूही को देखने लगता है। रूही विराज का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर देती है। विराज सीधा खड़ा हो जाता है और रूही उसके गले में अपने दोनों हाथ डालकर उसे और करीब खींच लेती है। फिर वह मुस्कुराकर कहती है, मेरी शर्त यह है कि आप कभी नहीं कहेंगे कि विवान सिर्फ आपका बेटा है। विराज, जो रूही की बात ध्यान से सुन रहा था, थोड़ा उलझन में पड़ जाता है और पूछता है, तो तुम चाहती हो कि मैं क्या कहूँ? विराज को रूही की बात पर हल्का सा शक होता है, लेकिन रूही उसकी सोच के उलट कहती है, आप हमेशा ये कहेंगे कि विवान हमारा बेटा है। अगर आपने ऐसा नहीं कहा, तो जान लीजिए कि मैं आपके साथ क्या करूंगी। विराज उसकी बात सुनकर भौहें उठाकर उसे देखने लगता है, जैसे पूछ रहा हो, क्या करोगी? तभी रूही अपनी छोटी छोटी, सफेद और नर्म हथेलियां उसकी छाती पर रखकर हल्का सा मुक्का मारते हुए कहती है, तो मैं आपकी बहुत पिटाई करूंगी। ये सुनकर विराज के चेहरे पर खुद ब खुद एक मुस्कान आ जाती है। उसे रूही की मासूम हरकतों पर बहुत प्यार आ रहा था। पहला किस। विराज की नज़र अचानक रूही के बोलते हुए होठों पर जाती है, जो बेहद आकर्षक लग रहे थे। उन्हें देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। वहीं रूही इस बात से अनजान थी और लगातार बोले जा रही थी। विराज धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो रहा था, क्योंकि रूही इस वक्त उसकी बाहों में थी और उनके शरीर एक दूसरे से पूरी तरह सटे हुए थे। अगले ही पल विराज उसे हल्का सा पीछे धकेलकर रेलिंग के सहारे खड़ा कर देता है
और फिर बिना कुछ कहे अपने होंठ रूही के होंठों पर रख देता है। रूही एकदम हैरान रह जाती है। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती है। विराज ने अपने दोनों हाथ रेलिंग पर टिका रखे थे, जिससे रूही उसके बीच पूरी तरह कैद हो गई थी। रूही अपने छोटे छोटे नाजुक हाथों से विराज को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विराज उसे अब भी किस कर रहा था। इस बार विराज सिर्फ रूही के होंठों को छूने तक ही नहीं रुका, वह उसे और एक्सप्लोर करना चाहता था। उसने रूही के होंठों को हल्का सा काट लिया, जिससे रूही की आंखों में आंसू आ गए और वह हल्की सी चीख पड़ी। लेकिन यही चीख विराज के लिए एक मौका बन गई। उसने तुरंत उसका मुंह खोलते ही उसे एक गहरी फ्रेंच किस दे दी। अब दोनों खुद में ही खो चुके थे। कोई देख रहा था, लेकिन इसी वक्त दूसरी ओर एक अंधेरे कमरे में एक शख्स बैठा मोबाइल स्क्रीन पर ये सब देख रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। जैसे ही उसने स्क्रीन पर देखा कि विराज रूही को किस कर रहा है, उसने गुस्से में अपना फोन उठाकर जमीन पर पटक दिया। फोन जोर से गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो गया। वो शख्स उठकर आईने के पास गया और जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, जितनी खुशियां मनानी है मना लो, मैं वापस आ गई हूं। इस बार मैं तुम सबकी बर्बादी बनकर आऊंगी, तुम्हारी खुशियों में आग लगा दूंगी। इतना कहकर उसने टेबल पर रखा एक चाकू उठाया और सामने लगे पोस्टर की तरफ फेंक दिया। चाकू सीधे जाकर पोस्टर के बीचों बीच धंस गया। इसके बाद वह लड़की कमरे से बाहर निकल गई। विराज रूही को किस करने के बाद उसे अपने रूम की ओर ले जाता है, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर था। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, ये शिप बहुत ही बड़ी थी और इसके अंदर के कमरे किसी 5 स्टार होटल के कमरों से भी ज्यादा शानदार थे। विराज ने जानबूझकर ग्राउंड फ्लोर का रूम लिया था, क्योंकि वह रूही के साथ वहां पर समय बिताना चाहता था। उधर विवान आज सक्षम के साथ उसके रूम में रहने वाला था, क्योंकि विराज ने उसे ये आदेश दिया था। इसलिए सक्षम विवान को अपने रूम में सुला रहा था। पार्टी अब तक खत्म हो चुकी थी और सभी लोग अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे, सिवाय रितिका और दानिश के, क्योंकि रितिका पता नहीं कहाँ चली गई थी और दानिश उसे ढूंढ रहा था। दानिश ने उसे अपने रूम में जाने को कहा था, लेकिन जब वो बाथरूम के पास गया तो उसने रितिका को एक बंद वॉशरूम के अंदर बेहोश पाया। ये देखकर दानिश तुरंत उसे अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में ले आया। वह उसे अपने बेड पर सुला देता है। तभी उसकी नज़र रितिका पर जाती है और उसे देखकर वो हैरान रह जाता है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि रितिका की पूरी ड्रेस भीगी हुई थी और उसके हाथों पर कुछ खरोंचें थी, जैसे किसी से उसकी झड़प हुई हो। दानिश कुछ सोचता है और फिर रूम से बाहर जाकर एक स्टाफ मेंबर को अंदर भेजता है ताकि वह रितिका के कपड़े बदल दे। स्टाफ मेंबर दानिश की बात मानकर रितिका के गीले कपड़े बदलकर उसे वार्डरोब में से एक शर्ट निकालकर पहना देती है, जो कि दानिश की थी, और फिर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद दानिश वापस रूम में आता है। रितिका अब उसकी सफेद शर्ट में थी। उसे इस हालत में देखकर दानिश थोड़ी देर उसे निहारता है, फिर धीरे से उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर कमरे से बाहर निकल जाता है। उसे रितिका के साथ एक ही कमरे में रहना सही नहीं लग रहा था, इसलिए वह अपने लिए एक दूसरा रूम बुक करवाकर वहां जाकर सो जाता है। विराज और रूही के रूम में रूही पूरे रूम को ध्यान से देख रही थी, क्योंकि इस कमरे की चारों दीवारें कांच की बनी हुई थी, जिससे समंदर का पूरा नजारा दिख रहा था। रूही बड़ी आसानी से पानी के अंदर के जीव जंतुओं को देख पा रही थी। छोटी छोटी रंग बिरंगी मछलियां उसकी आंखों के सामने तैर रही थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो रही थी। विराज रूही की हर एक हरकत को ध्यान से देख रहा था और उसे घूर भी रहा था, क्योंकि इस समय उसका मूड खराब हो गया था। उसने सोचा था कि वो रूही को रूम में लाकर उसके साथ कुछ रोमांस करेगा, लेकिन यहाँ तो रूही पिछले आधे घंटे से बस अपनी बचकानी हरकतें किए जा रही थी। वह कभी उछलती, कभी तालियां बजाती, तो कभी विराज को खींचकर मछलियों को देखने के लिए कहती। विराज अपने मन में खुद को कोस रहा था। विराज,
क्या तुझे पूरी दुनिया में इस बच्ची से ही प्यार करना था? और किया भी तो आज के लिए यही रूम सेलेक्ट करना था। ये सब सोचकर उसका मन रोने का कर रहा था। तभी रूही एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर कांच की दीवार के सामने ले जाती है और उत्साह से इशारा करते हुए कहती है, विराज, देखिए, वो वाली फिश कितनी क्यूट है, और वो वाली देखिए, कितनी सुंदर है। रूही की बातें और उसका एक्साइटमेंट देखकर विराज मुस्कुराने लगता है। रूही की खुशी उसके लिए बहुत मायने रखती थी। कुछ देर और उसकी बचकानी हरकतों को देखने के बाद विराज थोड़ा परेशान हो जाता है और अचानक पीछे से उसे हग कर लेता है। विराज के अचानक गले लगाने से रूही चुप हो जाती है। फिर विराज धीरे से उसके बालों को एक साइड करके उसकी गर्दन पर हल्की सी किस कर देता है, जिससे रूही शर्मा जाती है और उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। रूही अभी भी कांच की दीवार से सटी हुई थी। वही विराज रूही के गले में एक पेंडेंट पहनाने लगता है। जब उसकी ठंडी उंगलियां रूही की गर्दन को छूती है तो वह अपने आंखें कसकर बंद कर लेती है। विराज उसकी हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था। उसे देखकर वो और भी खुश हो रहा था, क्योंकि रूही उसकी छुअन से हमेशा शर्मा जाती थी। जैसे ही वो पेंडेंट पहनाता है, उसकी नज़र रूही की बैक पर जाती है और उसके हाथ अपने आप ही रूही की ड्रेस की जिप पर चले जाते हैं। वह उसे खोलने ही वाला होता है कि तभी रूही को इसका एहसास हो जाता है और वह तुरंत पलट जाती है। अब उसकी पीठ कांच की दीवार से सटी हुई थी और वो खुद विराज के सामने थी। विराज उसे अपनी ओर खींचकर उसके होठों पर एक गहरी किस कर देता है। फिर वो थोड़ा अलग होकर उसकी आंखों में देखते हुए उसके माथे पर एक प्यारी सी किस करता है और कहता है, मुझ पर विश्वास करो, रूही, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना कभी अपनी हदें पार नहीं करूंगा। ये सुनकर रूही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे विराज की बातें सुनकर उसके लिए और भी सम्मान महसूस होने लगता है। इसके बाद विराज उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर ले जाता है। पहले वह उसे आराम से लिटाता है, फिर खुद भी उसके पास आकर उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। रूही अभी भी विराज की बातों को याद कर रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसका दिल विराज के लिए और भी ज्यादा प्यार और सम्मान से भर गया था। चैप्टर 38। कल हमने देखा। वही विराज उस पेंडेंट को पहनने के बाद रूही की बैक को देखता है और उसके हाथ अपने आप ही रूही की ड्रेस की चेन की तरफ बढ़ जाते हैं। वह उसे खोलने लगता है। रूही को जब इसका एहसास होता है तो वह तुरंत पलट जाती है, जिससे उसकी बैक अब ग्लास वॉल की तरफ हो जाती है और वो खुद विराज के सामने आ जाती है। विराज उसे अपने करीब खींचकर उसके लिप्स पर किस करने लगता है और फिर अलग होकर उसकी आंखों में देखते हुए उसके माथे पर किस कर कहता है, विश्वास करो, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा। इतना कहकर विराज रूही को गले लगाता है और उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले जाता है। वह पहले रूही को आराम से लिटाता है और फिर खुद उसकी साइड में आकर उसे हग करके सो जाता है। रूही अभी भी विराज की बातों को सुनकर मुस्कुरा रही थी। उसके मन में विराज के लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी और फिर दोनों ही सो जाते हैं। अब आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह का समय था। जब रितिका की नींद खुली तो वो खुद को किसी और कमरे में पाकर हैरान हो गई। वह चारों ओर देखने लगी। फिर उसकी नज़र अपने कपड़ों पर पड़ी। जब उसने खुद को एक शर्ट में देखा तो वह और भी ज्यादा चौंक गई। वो खुद से बड़बड़ाने लगी, रितिका, तेरी ड्रेस किसने बदली? और ये शर्ट किसकी है? और मैं यहाँ कैसे पहुंची? उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई दी और वह उस दिशा में देखने लगी। दरवाजा खोलकर दानिश अंदर आ रहा था। उसे देखकर रितिका हैरान रह गई। दानिश अभी अभी बाथरूम से शावर लेकर निकला था। उसने अपनी कमर पर सिर्फ एक टॉवल बांध रखा था और दूसरा टॉवल अपने कंधे पर लटका रखा था। एक हाथ से वह अपने बालों का पानी सुखा रहा था। रितिका सब कुछ भूल चुकी थी। वह बस उसे टकटकी लगाए देख रही थी, क्योंकि इस वक्त दानिश बेहद हॉट लग रहा था।
उसके बालों से पानी की बूंदें फिसलती हुई उसके चेहरे से होते हुए उसकी चेस्ट तक आ रही थी। वहीं जब दानिश ने रितिका को इस तरह खुद को घूरते देखा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह मजाकिया अंदाज में बोला, अगर आपका मुझे घूरने से मन भर गया हो तो मैं जाकर अपने कपड़े पहन सकता हूँ। उसकी बात सुनकर रितिका तुरंत होश में आई और गुस्से में उसे घूरने लगी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रात को मेरा फायदा उठाने की? लेकिन फिर अचानक कुछ याद आया और बोली, रुको, मैं तो वॉशरूम में थी, फिर यहाँ कैसे आई? दानिश ने जवाब दिया, कल रात तुम्हारी दोस्त नैना तुम्हें लेकर बहुत परेशान थी, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचा। तब तुम बेहोश मिली। पर ये बताओ, तुम वॉशरूम में किससे झगड़ा कर रही थी? ये सुनकर रितिका बीती रात की घटनाओं को याद करने की कोशिश करने लगी। फ्लैशबैक। रितिका वॉशरूम में आई और वॉशबेसिन के पास जाकर टैप ऑन किया। पानी आने लगा। वह अपने हाथों में पानी लेकर अपना चेहरा धोने लगी। तभी दो लड़कियां अंदर आईं, जिन्होंने एक दूसरे को देख इशारा किया। रितिका इस बात से अनजान थी और अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उनमें से एक लड़की ने अचानक रितिका के बाल पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। रितिका को बहुत दर्द हुआ और वह पीछे की ओर चली गई। लड़की गुस्से से बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड पर डोरे डालने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ डांस करने की? रितिका, जो अब तक कुछ समझ नहीं पाई थी, उसे अब समझ आया कि ये लड़की इतनी भड़की हुई क्यों थी। वो शांत स्वर में बोली, देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड खुद मुझसे डांस करने के लिए पूछने आया था और मैंने हाँ कर दी। इसमें गलत क्या है? अगर तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी। लेकिन लड़की ने उसकी बात सुने बिना उसके बालों को और जोर से खींच दिया। दूसरी लड़की अंदर जाकर हेयर वॉश टैप लेकर आई और उसे ऑन करके रितिका पर पानी डालने लगी। पहली लड़की ने झटके से रितिका को फर्श पर गिरा दिया, जिससे उसकी बैक पर गहरी चोट लग गई। वह उठने में असमर्थ थी। रितिका ठंड से कांपने लगी और थोड़ी देर बाद बेहोश हो गई। लड़कियां डर गई और जल्दी से उसे वॉशरूम में बंद करके भाग गईं। फ्लैशबैक समाप्त। रितिका को सब याद आ गया और उसने दानिश को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर दानिश गुस्से में बोला, फिक्र मत करो, मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, मैं तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठाया। मैं सुबह ही यहाँ आया था। रितिका ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर बोली, तो फिर मेरे कपड़े किसने बदले? दानिश ने जवाब दिया, मैंने होटल की एक लेडी स्टाफ से तुम्हारे कपड़े चेंज करवाए थे। तुम्हारी ड्रेस गीली थी और मेरे पास लड़कियों के कपड़े नहीं थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें मेरी शर्ट पहना दी। अब तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर दानिश अपने कपबोर्ड से कपड़े निकालकर बाथरूम में चला जाता है, उन्हें पहनने के लिए, क्योंकि वह अपने कपड़े बाथरूम में ले जाना भूल गया था। वहीं रितिका वैसे ही बैठी थी, लेकिन वह दानिश की हर हरकत को नोटिस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ विराज और रूही एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। तभी किसी ने उनके रूम का दरवाज़ा खटखटाया, जिसे सुनकर विराज की नींद खुल गई। उसे गहरी नींद नहीं आती थी। वह रूही की तरफ देखता है, जो अभी भी सो रही थी और बेहद मासूम और क्यूट लग रही थी। रूही को देख विराज के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, मगर फिर जब दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है तो वो उधर देखने लगता है, क्योंकि इस बार किसी बच्चे के रोने की आवाज भी आ रही थी। उसे समझ आ जाता है कि उसका बेटा फिर से उसके प्यार का दुश्मन बनने यहाँ आया था। इसलिए विराज का मुंह बन जाता है। वह रूही की तरफ देखता है, जो अब जागने वाली थी, क्योंकि इतने शोर से उसकी नींद टूट रही थी। इसलिए विराज जल्दी से उसके माथे पर किस करके दरवाजे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सक्षम विवान को चुप कराने की कोशिश कर रहा था, मगर विवान तब भी जोर जोर से रो रहा था। विराज को देखते ही सक्षम तुरंत विवान को विराज की गोद में थमा देता है और वहां से भाग जाता है, क्योंकि विवान के रोने की आवाज से उसके कानों में दर्द होने लगा था। वहीं
विराज विवान को अपने सीने से लगाकर चुप कराते हुए अंदर आता है, मगर विवान अभी भी रो रहा था। उसकी आवाज सुनकर रूही की भी नींद टूट जाती है। वह उठकर बैठती है और रोते हुए विवान को देख उसे विराज की गोद से लेकर अपनी गोद में कर लेती है। जैसे ही उसने विवान को अपने सीने से लगाया, वो थोड़ी ही देर में शांत हो गया, मगर रूही अभी भी आधी नींद में थी, इसलिए विवान को गले लगाए हुए ही सो जाती है। वहीं विवान भी रो रो कर थक गया था, और जब उसे रूही मिल गई तब उसे सुकून मिला और वह भी रूही को गले लगाए हुए सो गया। विराज बेड के पास खड़ा ये सब देखता है और दोनों को घूरने लगता है, मगर फिर अपना सिर नकारात्मक भाव में हिलाते हुए वॉशरूम चला जाता है, क्योंकि आज वे लोग यहाँ से सीधे न्यूयॉर्क जाने वाले थे। उसे कुछ अरेंजमेंट्स देखने थे और सिक्योरिटी की भी जांच करनी थी। वहीं दूसरी तरफ दानिश अपने हाथों से रितिका की बैक पर ऑइंटमेंट लगा रहा था, जबकि रितिका बेड पर पेट के बल लेटी हुई थी। असल में जब दानिश बाथरूम से कपड़े पहनकर बाहर आया तो उसने देखा कि रितिका वैसे ही बैठी थी। उसे देख दानिश बोला, तुम लेट जाओ, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। उसकी बात सुनकर रितिका, जो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, वापस वास्तविकता में आई और दानिश की बात मानकर लेटने लगी। मगर जैसे ही उसने करवट ली, उसकी पीठ में बहुत तेज दर्द हुआ, जिससे उसकी आह निकल गई। उसकी आवाज सुनकर दानिश उसकी तरफ देखने लगा और पास आकर बोला, क्या हुआ रितिका, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? रितिका दर्द छुपाते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ। मगर दानिश उसकी पीठ की तरफ देखता है और समझ जाता है कि वह झूठ बोल रही है, इसलिए वह रितिका का हाथ पकड़कर उसे बैठा देता है और धीरे से उसकी शर्ट पीछे खींचकर उसकी पीठ पर चोटें देखता है। जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि रितिका की पीठ पर कई जगह चोटों के निशान थे और कुछ जगह नीले पड़ चुके थे। रात में रितिका बेहोश थी, इसलिए उसे दर्द महसूस नहीं हुआ, मगर अब वो दर्द से कराह रही थी। फिर दानिश किसी को कॉल करके कुछ मंगवाता है। थोड़ी देर में एक स्टाफ आकर उसे दवा और मेडिसिन बॉक्स देकर चला जाता है। उसके जाने के बाद दानिश दरवाज़ा लॉक करके रितिका के पास आता है और हल्के से कहता है, रितिका, तुम्हें अपनी शर्ट उतारनी पड़ेगी। ये सुनकर रितिका हैरान रह जाती है। वह अपनी शर्ट को और जोर से पकड़ते हुए कहती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो दानिश गंभीरता से कहता है, तुम्हारी पीठ पर बहुत गहरी चोट है, जिस पर दवा लगाना जरूरी है, नहीं तो तुम्हें और ज्यादा दर्द होगा। इसलिए कह रहा हूँ, तुम अपनी शर्ट निकालकर पेट के बल लेट जाओ, ताकि मैं आराम से दवा लगा सकूं। रितिका उसकी बात सुनकर कुछ सोचती है और फिर कहती है, ठीक है, लेकिन तुम दूसरी तरफ देखो, ताकि मैं शर्ट निकाल सकूं। दानिश उसकी बात मानकर दरवाजे की तरफ देखने लगता है। तभी रितिका अपनी शर्ट उतारकर पेट के बल लेट जाती है और खुद को कंबल से अच्छे से ढक लेती है। फिर वह दानिश की तरफ देखती है और कहती है, मैं तैयार हूँ, अब तुम मुड़ सकते हो। दानिश उसकी बात सुनकर उसके पास आता है और बैठ जाता है। फिर धीरे से कंबल थोड़ा नीचे कर उसकी पीठ पर क्रीम लगाने लगता है। जैसे ही दानिश का स्पर्श उसकी पीठ पर पड़ा, रितिका सिहर उठी। दानिश बहुत हल्के हाथों से मरहम लगा रहा था, लेकिन जब उसकी उंगलियां उन जगहों पर पड़ती जहां चोट के कारण नीले निशान थे, तो रितिका की आह निकल जाती थी। ये सुनकर दानिश तुरंत अपनी उंगलियां वहां से हटा लेता है और धीरे धीरे उन निशानों पर फूंक मारते हुए हल्के हाथों से क्रीम लगाने लगता है। वहीं रितिका चुपचाप लेटी हुई थी और उसने अपने एक हाथ से तकिए को कसकर पकड़ रखा था। दवा लगाने के बाद दानिश तुरंत कमरे से बाहर चला जाता है और बाहर जाकर अपनी तेज धड़कनों को शांत करने की कोशिश करने लगता है। वहीं रितिका भी उसी हाल में थी। वो खुद को कंबल में अच्छे से ढककर दानिश के बारे में सोचने लगती है और कुछ ही देर में उसकी आंख लग जाती है। चैप्टर 39। अब तक हमने देखा, रितिका दानिश के स्पर्श को महसूस कर सिहर गई थी। वहीं दानिश जब भी क्रीम लगाता था तो बहुत संभल कर लगाता था,
लेकिन जैसे ही वह उन जगहों पर उंगली रखता जहां चोट के नीले निशान पड़ चुके थे, रितिका की आह निकल जाती। दानिश तुरंत अपनी उंगली वहां से हटा लेता और उन निशानों को देखकर धीरे धीरे फूंक मारते हुए हल्के हाथों से क्रीम लगाने लगता। रितिका बस चुपचाप लेटी हुई थी और उसने अपने एक हाथ से तकिए को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। दवा लगाने के बाद दानिश तुरंत कमरे से बाहर चला जाता और बाहर जाकर अपनी तेज धड़कनों को शांत करने की कोशिश करने लगता। रितिका भी कुछ ऐसे ही महसूस कर रही थी। उसने अपने आप को कंबल से अच्छी तरह ढक लिया और दानिश के बारे में सोचने लगी। थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई। अब आगे दोपहर के 12 बज चुके थे। सभी लोग अपने अपने कमरों से बाहर आ गए थे। जितने भी गेस्ट पार्टी में आए हुए थे वे सब जा चुके थे। अब वहां कुछ ही लोग बचे हुए थे। विराज रूही के साथ बाहर आता है। उन दोनों ने अपने कमरे में ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। इस वक्त विराज के हाथों में विवान था, जो इधर-उधर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज धूप की वजह से बार-बार अपनी पलकें झपका रहा था। रूही ने यह देखा, फिर विराज की ओर देखा, जो इस समय गार्ड से बात कर रहा था। गार्ड्स सभी गेस्ट को सही सलामत उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे थे। विराज को अपनी ओर रूही की नजरों का एहसास हुआ तो उसने उसकी तरफ देखा। रूही ने इशारे से विवान को अपनी गोद में लेने के लिए कहा। विराज ने बिना किसी हिचकिचाहट के विवान को रूही की गोद में दे दिया। रूही विवान को लेकर नैना और रितिका के पास आ जाती है, जो इस समय समंदर को निहार रही थीं और आपस में बातें कर रही थी। नैना को रितिका ने सारी बातें बता दी थी कि कल रात उसके साथ क्या हुआ। ये सुनकर नैना को बहुत गुस्सा आया, मगर रितिका ने उसे शांत किया और रूही को ये सब बताने से मना कर दिया। नैना चुपचाप समंदर को देख रही थी और रितिका उसे बार बार समझा रही थी। तभी रूही वहां आ गई। रूही ने रितिका को देखा और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। रितिका उसे देखकर कभी चुप नहीं होती थी। रूही ने पूछा, क्या हुआ? इतनी चुप क्यों है? गुस्सा है क्या? उसने इशारे से नैना की ओर इशारा किया। रितिका झूठ बोलते हुए बोली, कुछ नहीं यार, बस थोड़ा सा मूड ऑफ है। नैना ने जो डिजाइन तैयार किया था उसे मॉडल ने पसंद नहीं किया, अब उसे फिर से बनाना पड़ेगा। रूही ने नैना की ओर देखा और इशारे से पूछा कि क्या ये सच है? नैना ने हल्के से सिर हिला दिया। रूही बोली, ज्यादा परेशान मत हो, मॉडल को तेरी ड्रेस जरूर पसंद आएगी। तू कोई आम फैशन डिजाइनर नहीं है, तू स्टेट की बेस्ट डिजाइनर है, उसे तेरी ड्रेस देखकर और पसंद आएगी। रूही की बात सुनकर नैना मुस्कुराने लगी। रितिका ने नैना को गले लगा लिया और रूही भी उन्हें हग करने लगी। थोड़ी देर में उनकी शिप किनारे पर आकर रुकती है। वहां पहले से कई गाड़ियां खड़ी थीं। विराज रूही का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। रूही को मजबूरी में उसके साथ जाना पड़ता है। वहीं सक्षम, दानिश, नैना और रितिका को लेकर एक गाड़ी में बैठ जाते हैं। विराज ने आदेश दिया था कि रितिका और नैना को सुरक्षित घर पहुंचाया जाए, क्योंकि वे लोग शिप से वापस आ चुके थे। विराज और रूही मिशन पहुंचते हैं। विराज रूही को लेकर सीधा मिशन की ओर निकल जाता है। थोड़ी ही देर में वे मिशन पहुंच जाते हैं। विराज कार से उतरकर रूही के लिए दूसरी ओर जाकर दरवाजा खोलता है। रूही विवान को गोद में लिए बाहर निकलती है। इस समय विवान सो चुका था। रूही ने विवान को विराज के हाथों में दे दिया। विराज ने उसे अपनी गोद में सुला लिया। रूही ने विराज के हाथों को पकड़ लिया, जिससे विराज जो आगे बढ़ रहा था वह रुक गया। उसने सवालिया नजरों से रूही की ओर देखा। रूही ने बिना कुछ कहे विराज के लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए। वह उसे किस करने की कोशिश करने लगी, क्योंकि रूही को ठीक से किस करना नहीं आता था। विराज ने ये महसूस किया। जब रूही हटने लगी तो उसने अपनी हथेलियों से उसकी गर्दन को हल्के से पकड़ लिया और उसे वापस अपनी ओर खींच लिया। अब विराज ने पैशन के साथ रूही को किस किया, और जब विराज रूही को छोड़ता है तो रूही लंबी और गहरी सांस लेने लगती है,
क्योंकि विराज उसे काफी देर से किस कर रहा था, जिससे वो सांस नहीं ले पा रही थी। वहीं इस वक्त विराज के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और वह अपनी नशीली नजरों से रूही को देख रहा था। रूही खुद को विराज की इन नजरों के घेरे में पाकर वहां से भाग जाती है, क्योंकि विराज उसे बहुत प्यार भरी नजरों से देख रहा था, जिससे उसे शर्म आ रही थी। विराज भी उसके पीछे जाने ही वाला था कि उसकी नजर रूही पर पड़ी, जो इस वक्त मिशन के गेट पर खड़ी थी और सामने कुछ देख रही थी। विराज ने उसकी नजरों का पीछा किया और देखा कि एक करीब 24 साल की लड़की सोफे पर एटीट्यूड के साथ बैठी हुई थी। वह इस वक्त अपने फोन में कुछ देख रही थी और उसने एक शानदार बिजनेस सूट पहना हुआ था। मगर सबसे अलग बात ये थी कि उस लड़की से एक अजीब सी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। विराज उसे देखकर चौंकते हुए धीरे से बुदबुदाया, माया। विराज की ये बात सुनकर रूही हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। वहीं वह लड़की, जो विराज की एक्स वाइफ माया थी, उसने अपना फोन एक तरफ रखा और अचानक दौड़ते हुए विराज के पास आकर उसे गले लगा लिया। चैप्टर 40। अब तक हमने देखा। विराज जैसे ही माया को देखता है, वह चौंककर कहता है, माया। वहीं विराज की बात सुनकर रूही हैरानी से उसे देखने लगती है। वो लड़की, जो विराज की एक्स वाइफ माया थी, अपना फोन छोड़कर तुरंत दौड़ते हुए विराज के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। अब आगे। विराज और रूही दोनों माया को देखकर हैरान थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि माया वापस आ जाएगी। रूही को माया के बारे में पहले से पता था। उसने कई बार सुना था कि विराज की पहली पत्नी का नाम माया था। जहां विराज इस समय ये सोच रहा था कि अब माया वापस आ गई है, तो वो उसे कैसे हैंडल करेगा। वहीं रूही को अपने और विराज के रिश्ते का अंत साफ नजर आ रहा था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि विराज की पहली पत्नी इस तरह वापस आ जाएगी। तभी अचानक रूही के कानों में माया की आवाज पड़ी, जो विराज से कह रही थी, हबी, मैंने आपको बहुत मिस किया और हमारे बेटे को भी। ये कहते हुए माया ने विराज के सीने से लगे हुए विवान के सिर पर धीरे धीरे हाथ फेरना शुरू कर दिया। रूही ये सब एक भूत बनी खड़ी देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह इस परिवार का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इस वक्त माया, विराज और विवान तीनों एक परफेक्ट फैमिली लग रहे थे और रूही सिर्फ एक बाहरी इंसान की तरह खड़ी थी। वहीं विराज भी माया की वापसी से परेशान था, मगर तभी उसकी नजर रूही पर पड़ी, जो अपनी आंखों में आंसू लिए उन तीनों को देख रही थी। रूही को इस हाल में देखकर विराज का दिल दर्द से भर उठा। वह झटके से माया को खुद से दूर कर देता है। माया हैरानी से विराज की ओर देखती है। विराज ठंडे स्वर में कहता है, तुम भूल रही हो, माया। तुम मुझे छू मत करो, क्योंकि तुम्हारा मुझे छूना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। विराज की इस बेरुखी पर भी माया बेशर्मी से हंसते हुए कहती है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, हबी? अगर मैं आपको नहीं छूती और आप मुझे नहीं छूते, तो हमारा बेटा कैसे आया? माया की बकवास सुनकर विराज का दिमाग खराब हो जाता है। वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है, पहली बात, तुम मुझे हबी कहना बंद करो। और दूसरी बात, अगर विवान की बात कर रही हो, तो तुम भूल रही हो कि तुमने मुझे पाने के लिए मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया था, जिसके बाद मुझे मजबूरी में तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन बनाना पड़ा था। विराज ये सब एक ही सांस में कह देता है। विराज की बात सुनकर माया पूरी तरह चुप हो जाती है। वह बस भूत बनी खड़ी रहती है। लेकिन रूही ये सब सुनकर हैरानी से माया की ओर देखने लगती है। तभी माया की नजर रूही पर पड़ती है। अब तक विराज उसके सामने खड़ा था, इस वजह से वो रूही को देख नहीं पाई थी। माया गुस्से में आग बबूला होकर चिल्लाती है, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बातें सुनने की? और तुम होती कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? माया की ये बात सुनकर विराज भी रूही की तरफ देखता है। फिर वो रूही का हाथ पकड़कर माया से कहता है, जो भी है मेरी है और तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। अब माया आश्चर्य से रूही और विराज को देखने लगती है।
फिर वो गुस्से में उबलते हुए चिल्लाकर विराज से पूछती है, कौन है ये? और तुम्हारी क्या लगती है? माया ये कहते हुए रूही की ओर उंगली उठाकर इशारा करती है, मगर विराज उसके सवाल का जवाब दे पाता उससे पहले ही रूही के पीछे से एक आवाज आती है, ये तो विवान की बेबी सिटर है और कुछ नहीं, माया। ये कहते हुए एक शख्स आगे आता है और माया को गले लगा लेता है। इस आवाज को सुनते ही माया भी उस शख्स को देखकर खुशी से झूम उठती है, मगर रूही ये सुनकर घिन भरी नजरों से उस शख्स की ओर देखने लगती है। उधर विराज उस शख्स को गुस्से से घूर रहा था, जबकि वो शख्स भी विराज की नफरत भरी नजरें महसूस कर सकता था, मगर फिर भी उसके चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल थी। वहीं रूही ये सब देखकर वहां से भाग जाना चाहती थी। उसे माया की नफरत भरी नजरें महसूस हो रही थी। माया उसे इस तरह घूर रही थी जैसे वह रूही को जान से मार देना चाहती हो। तभी विवान, जो काफी देर से सबका शोरशराबा सुन रहा था, रोने लगता है। रूही तुरंत भागकर विराज के पास जाती है और विवान को गोद में ले लेती है। जैसे ही विवान रूही की गोद में जाता है, वह तुरंत शांत हो जाता है। अब रूही किसी की ओर ध्यान दिए बिना विवान को गोद में लेकर अंदर चली जाती है, मगर माया अब भी रूही को गुस्से से घूर रही थी। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वो शख्स बीच में बोल पड़ा, माया, तुम इतने दिन कहाँ थी? हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा, मगर तुम कहीं नहीं मिली। आखिर तुम थी कहाँ? और क्या तुम ठीक हो? ये कहते हुए वह शख्स माया को सोफे के पास ले जाता है। पहले उसे बैठाता है, फिर खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है। माया उसकी बात सुनकर कहती है, भैया, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अब तक जर्मनी के फॉरेस्ट एरिया में थी। वहाँ मेरा इलाज चल रहा था। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब मैं बहुत दूर जा गिरी थी। मेरी हालत उस दिन बहुत गंभीर थी। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी सांसें गिन रही थी। तभी कुछ लोगों ने मेरी मदद की। उनमें से एक ने मुझे अपने घर में जगह दी। मैं पूरे 3 सालों तक कोमा में थी, और जब होश आया तो मैं वापस आ गई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मयंक भैया। मयंक सिंघानिया, माया का बड़ा भाई और सिंघानिया इंडस्ट्रीज का सीईओ। उम्र 28 साल। बहुत ही मिस्ट्रियस पर्सन। माया के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं, मगर असल में कैसे हैं ये कोई नहीं जानता। मयंक माया की बातें सुनकर कहता है, माया, एक बार तू मेरे साथ हॉस्पिटल चल। मैं तेरा पूरा चेकअप कराना चाहता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम तुरंत इलाज कराएंगे। माया पहले मना करने वाली थी, मगर मयंक की जिद के आगे उसे जाना पड़ा। उनके जाने के बाद विराज किसी को कॉल करता है और ठंडी आवाज में कहता है, माया की पूरी जानकारी निकालो। जर्मनी में वह कहाँ थी और किसने उसे बचाया था? मुझे हर हाल में ये जानकारी चाहिए। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि सामने वाला डर से कांप गया। चैप्टर 41। अब तक। वहीं माया अभी भी रूही को घूर रही थी। अब वो उसे गुस्से में कुछ बोलने वाली थी कि उससे पहले वो शख्स बोलता है, माया, तुम इतने दिन से कहाँ थी? हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, मगर तुम हमें नहीं मिली। आखिर तुम थी कहाँ? और तुम ठीक तो हो ना? पहले तुम मुझे सारी बात बताओ। ये कहते हुए वह शख्स माया को सोफे के पास ले जाता है और उसे पहले बैठाकर फिर खुद उसके बाजू में बैठ जाता है। वही उसकी बात सुनकर माया कहती है, भैया, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी तक जर्मनी के फॉरेस्ट एरिया में थी। वहाँ मेरा इलाज चल रहा था। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं काफी दूर निकल गई थी। जिस दिन मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ, उस दिन मेरी हालत बहुत गंभीर थी। मैं उस समय अपनी जिंदगी के आखिरी सांसें गिन रही थी। तभी कुछ लोगों ने मेरी मदद की। उनमें से एक ने मुझे अपने यहाँ जगह दी रहने के लिए। मैं 3 सालों तक कोमा में थी। जब होश आया तो मैं वापस आ गई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मयंक भैया। तो मयंक कहते हैं, हम आया,
एक बार तू मेरे साथ हॉस्पिटल चल, मैं तेरा चेकअप कराना चाहता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम तुरंत तेरा इलाज कराएंगे। अगर नहीं भी हो तो भी एक बार चेकअप करवा ले, ताकि मैं संतुष्ट रहूं। माया पहले मना करने वाली थी, मगर मयंक के जिद करने पर उसके साथ चली जाती है। मयंक सिंघानिया माया का बड़ा भाई और सिंघानिया इंडस्ट्रीज का सीईओ, उम्र 28, और बहुत रहस्यमयी व्यक्ति है। माया इनकी जान है और ये माया से बहुत प्यार करते हैं। माया के लिए ये किसी के भी खिलाफ जा सकते हैं। वहीं उनके जाने के बाद विराज, जो कब से माया की सारी बातें सुन रहा था, किसी को कॉल करके कहता है, माया की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। जर्मनी में वह कहाँ थी और किसने उसको बचाया था उस दिन, ये सब पता लगाओ। मुझे किसी भी हालत में इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सब विराज बहुत ही ठंडी आवाज में बोलता है, जिससे सामने वाला आदमी भी डर से कांप जाता है। अब आगे उन दोनों के चले जाने के बाद विराज रूही के रूम में जाता है, जो कि विवान के साथ थी। रूही विवान के कपड़े बदल रही थी, क्योंकि विवान इस समय आरामदायक कपड़ों में नहीं था, जिसके कारण उसे नींद नहीं आ पा रही थी। विराज रूही को नोटिस करता है, जो चुपचाप बस विवान पर ध्यान दे रही थी और शायद उसे इग्नोर कर रही थी। वहीं उसकी ये हरकत देखकर विराज तुरंत जाकर रूही को पीछे से हग कर लेता है, जिससे रूही पहले तो डर जाती है, मगर फिर विराज के स्पर्श को पहचान लेती है, मगर तब भी वह उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। विराज भी समझ रहा था कि रूही उससे गुस्सा है, मगर वो तब भी रूही को नहीं छोड़ता। मगर कुछ देर में यूं ही उसे छुड़ाते छुड़ाते वह थक जाती है, इसलिए वह थककर वैसे ही विराज की बाहों में खड़ी रहती है। विराज रूही को अपनी ओर करके अपने सीने से लगा लेता है, और फिर कुछ देर में जब रूही थोड़ी शांत हो जाती है, तब विराज उसे सोफे पर बैठा देता है और कहता है, बेबी गर्ल, मैं जानता हूं कि इस बात से तुम बहुत ही हर्ट हो कि माया वापस आ गई है। तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूं और तुम मेरे साथ अपना रिश्ता खत्म करना चाहती हो। आई एम राइट, बेबी गर्ल। इतना कहकर विराज रूही की आंखों में देखने लगता है। रूही भी उसकी आंखों में देखते हुए अपनी पलकें झपकाती है, जिससे विराज को उसका जवाब मिल जाता है। फिर वह बोलता है, बेबी गर्ल, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम जो सोच रही हो वो अपने नजरिए से सही सोच रही हो, मगर हमारे रिश्ते को खत्म करने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो, फिर मुझे जज करना। ठीक है रूही? तो रूही उसकी तरफ देखती है और अपना सिर हमें हिला देती है। विराज रूही को अपनी और माया की सारी बातें बताना शुरू करता है, और रूही उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। वहीं दूसरी तरफ दानिश रितिका को लेकर हॉस्पिटल आया हुआ था, क्योंकि उसकी पीठ का दर्द बढ़ चुका था। वहां उसका चेकअप हो रहा था। नैना किसी जरूरी काम की वजह से ऑफिस चली गई थी, इसलिए सक्षम, रितिका और दानिश को हॉस्पिटल छोड़कर सीधे नैना के ऑफिस चला जाता है। वहीं अस्पताल के अंदर दानिश फोन पर बात कर रहा था। तभी उसे रितिका की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो तुरंत उसके वार्ड के अंदर चला जाता है। वहां वह देखता है कि रितिका पेट के बल बेड पर लेटी हुई थी, और इस वक्त उसने अपने ऊपरी शरीर पर कुछ नहीं पहन रखा था। वहीं पास खड़ी डॉक्टर, जो कि रितिका की पीठ पर लगी चोट को चेक कर रही थी, दानिश के अंदर आते ही कहती है, क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड हो? तो दानिश नासमझी में अपना सिर हाँ में हिला देता है, जिसे देखकर डॉक्टर भड़क जाती है और उसे डांटते हुए कहती है, कैसे इंसान हो तुम? तुमने बेचारी बच्ची को कितना मारा है। देखो उसकी पीठ पर कितनी चोट है और वहां सूजन भी आ गई है। डॉक्टर ये सब अपनी भाषा में कह रही थी, क्योंकि वो फ्रांस से थी और फ्रेंच भाषा बोल रही थी। वहीं उनकी बात सुनकर दानिश भी सब समझ जाता है, क्योंकि उसे फ्रेंच अच्छे से समझ आती थी और वह फ्रेंच बोलना भी जानता था। इसलिए वो डॉक्टर से आदरपूर्वक कहता है, क्योंकि डॉक्टर की उम्र लगभग 43 साल के आसपास लग रही थी, सॉरी डॉक्टर, लेकिन आप मुझे गलत समझ रही हैं। दरअसल मैं इनका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, और रही बात इनकी चोट की, तो वो मैंने नहीं दी है। इनका झगड़ा कुछ दोस्तों के साथ हुआ था।
आप चाहें तो इनसे पूछ सकती है। यह कहते हुए दानिश रितिका की ओर इशारा करता है। डॉक्टर कुछ पल चुप हो जाती है, मगर वहीं रितिका उन दोनों की बातों को ध्यान से सुन रही थी। उसे फ्रेंच समझ आती थी, मगर वो बोल नहीं पाती थी। उसे इतना तो समझ आ चुका था कि डॉक्टर उसकी चोट के लिए दानिश को जिम्मेदार मान रही है। इसलिए वो डॉक्टर की तरफ देखती है और कहती है, सॉरी डॉक्टर, आप गलत समझ रही हैं। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये मेरी मदद कर रहे हैं। रितिका की ये बात सुनकर डॉक्टर कहती है, तो पहले ही बता देना चाहिए था। वह दानिश की तरफ देखती है, क्योंकि उसने ही अपना सिर हाँ में हिलाया था, जिससे डॉक्टर ने उसे रितिका का बॉयफ्रेंड समझ लिया था। दानिश भी चुप हो जाता है, क्योंकि उसे भी एहसास होता है कि गलती उसी की थी, जो उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया था। वहीं रितिका ने खुद को एक ब्लैंकेट से कवर किया हुआ था और वो अभी भी पेट के बल बेड पर लेटी हुई थी। ये देखकर दानिश पूछता है, डॉक्टर, क्या ज्यादा प्रॉब्लम है? तो डॉक्टर जवाब देती है, ज्यादा गंभीर समस्या नहीं है, मगर ध्यान देना जरूरी है। अगर ऐसे ही रहा तो आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। इन्हें 1 महीने का बेड रेस्ट करना होगा। ये सुनकर दानिश रितिका की तरफ देखता है, जो चिंता में डूबी हुई थी। वह एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी और उसे रोज पोस्ट और वीडियो अपलोड करने पड़ते थे। इसी हफ्ते उसे एक बड़े सेलिब्रिटी के साथ डांस वीडियो शूट करना था। दानिश को ये सब पहले से पता था, इसलिए वो डॉक्टर से पूछता है, कोई और उपाय नहीं है जिससे ये जल्दी ठीक हो सके? डॉक्टर कहती है, देखो, ये ठीक तो हो जाएंगी, मगर अगर पूरी तरह से ठीक होना है तो इन्हें रेस्ट की जरूरत है। वैसे चिंता मत करो, मैं कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ जिससे दर्द कम होगा, मगर रात में समस्या हो सकती है, इसलिए तुम्हें इनका ख्याल रखना होगा। ये सुनकर दानिश कहता है, डॉक्टर, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद डॉक्टर रितिका को कुछ एक्सरसाइज भी बताती है, जिससे वो जल्दी ठीक हो सके। कुछ देर बाद डॉक्टर रितिका को कुछ और जानकारी देती है और उसे एक इंजेक्शन लगाती है, जिससे उसका दर्द कम हो सके। दर्द बहुत ज्यादा था, मगर वो खुद को संभाले हुए थी। दानिश डॉक्टर की हर बात ध्यान से सुन रहा था और कोई कंफ्यूजन होने पर सवाल पूछ रहा था, जिसे डॉक्टर अच्छे से समझा रही थी। दोनों फ्रेंच में बात कर रहे थे, जिसे सुनकर रितिका काफी प्रभावित हो गई थी। उसे फ्रेंच समझ में आती थी, मगर बोलनी नहीं आती थी। उसने देखा कि दानिश कितनी आसानी से फ्रेंच बोल रहा था, जैसे वो खुद फ्रांस से हो। थोड़ी देर बाद दानिश रितिका को लेकर उसके अपार्टमेंट की ओर चल पड़ता है। वहीं विराज की सारी बातें सुनने के बाद रूही काफी इमोशनल हो गई थी। जब उसे माया की असलियत का पता चला, तो उसे माया से घिन महसूस होने लगी। साथ ही उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर माया की हिम्मत कैसे हुई विराज को जबरदस्ती हासिल करने की। उसका मन कर रहा था कि वह माया को जान से मार दे, मगर उसने खुद को शांत किया और विराज के गले लगते हुए कहा, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, मुझे आपके साथ ही रहना है। आई लव यू, विराज। उसकी बात सुनकर और उसके मुंह से अपना नाम सुनकर विराज बहुत खुश हो गया। उसने रूही का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे किस करने लगा। वहीं रूही भी विराज का साथ दे रही थी, मगर दूसरी ओर विवान उन दोनों को कब से घूर रहा था, खासकर विराज को। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी आंखों से ही विराज को रूही से दूर करने की कोशिश कर रहा हो। वह विराज को वार्निंग दे रहा था, मेरी मामा से दूर रहो। जब भी विराज और रूही अलग नहीं हुए, तो विवान रोते हुए कहने लगा, मामा, माँ, माँ, मामा। विवान की आवाज सुनकर रूही का ध्यान उसकी ओर गया। उसने देखा कि विवान दोनों को घूर रहा था। रूही ने खुद को विराज से दूर करने की कोशिश की, मगर विराज उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। ये देखकर रूही गुस्से में विराज के होंठ पर हल्की बाइट कर देती है। इससे विराज झट से उसे छोड़ देता है और रूही को घूरने लगता है। तभी रूही अपनी आंखों से इशारा करके विवान की ओर देखने को कहती है। जब विराज उस ओर देखता है, तो वह अपना सिर पकड़ लेता है।
क्योंकि विवान अपनी आंखों में आंसू लिए उनकी ओर देख रहा था और बार बार एक ही बात कह रहा था, मामा, माँ, माँ। ये सुनकर रूही तुरंत विवान के पास चली जाती है और उसे प्यार से गोद में लेकर उसकी पीठ थपथपाने लगती है। वहीं विराज का मन अपना सिर फोड़ लेने का कर रहा था, क्योंकि उसका खुद का बेटा ही उसके रोमांस का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा था। चैप्टर 42। अब तक विवान उन दोनों को देखते हुए रोते रोते कहने लगता है, मामा, माँ, माँ, मामा। उसकी इस आवाज पर रूही का ध्यान उसकी तरफ जाता है। विवान को देखकर वो खुद को विराज से दूर करने लगती है, लेकिन विराज उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। ये देखकर रूही गुस्से में विराज के होठों पर बाइट कर लेती है। इससे विराज झट से रूही को छोड़ देता है और उसे घूरने लगता है। रूही विराज को अपनी आंखों से इशारा करती है कि वह विवान की ओर देखे। जब विराज उस तरफ देखता है तो अपना सिर पकड़ लेता है, क्योंकि विवान अपनी आंखों में आंसू लिए उन्हें घूर रहा था और बार बार मामा, माँ, माँ कह रहा था। ये देखकर रूही तुरंत विवान के पास जाती है और उसे अपनी गोद में लेकर प्यार से थपथपाने लगती है। वहीं विराज का मन अपना सिर दीवार से टकराने का कर रहा था, क्योंकि उसका खुद का बेटा ही उसके रोमांस का दुश्मन बन बैठा था। शाम का समय। विराज आज मैशन में ही था और अपने स्टडी रूम से ऑफिस का सारा काम निपटा रहा था। तभी उसका फोन बजने लगता है। विराज फोन उठाकर कॉलर आईडी देखता है और थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर वो कॉल रिसीव करता है और उधर से आ रही बातों को ध्यान से सुनने लगता है। वो सिर्फ में जवाब दे रहा था। सारी बातें सुनने के बाद वह कॉल कट कर देता है और स्टडी टेबल पर फोन रखकर कुर्सी पर बैठ जाता है। वह किसी गहरी सोच में था। कुछ देर बाद विराज अभी भी गहरी सोच में था। तभी स्टडी रूम का दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आता है। विराज को इस हाल में देखकर उस इंसान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह विराज के पास आकर प्यार से उसे निहारने लगता है। तभी विराज उस इंसान का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिससे वो संतुलन नहीं बना पाता और सीधा विराज की गोद में जा बैठता है। विराज अपनी आंखें खोलता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी गोद में रूही नहीं बल्कि माया थी। माया उसे सेडक्टिव नजरों से देख रही थी। विराज थोड़ा शॉक में था, क्योंकि उसने सोचा था कि ये रूही होगी। रूही अक्सर ऐसे ही स्टडी रूम में आती थी और उसे बिना डिस्टर्ब किए निहारती थी। लेकिन आज माया को देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वह एक झटके में माया को धक्का दे देता है। माया, जो अब भी विराज को प्यार भरी नजरों से देख रही थी, संतुलन नहीं बना पाती और जमीन पर गिर जाती है। आह! माया चीख पड़ती है और गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी कि तभी स्टडी रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। विराज और माया दोनों ही दरवाजे की ओर देखते हैं, जहां रूही खड़ी थी। रूही माया को जमीन पर गिरा हुआ देखकर हैरान थी, लेकिन साथ ही उसकी हंसी भी छूट जाती है। वह जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगती है। हाँ, ये देखकर विराज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वहीं माया गुस्से से चिल्लाती है, हाउ डेयर यू? तुम यहाँ कैसे आई? रूही मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं तो अपने पैरों से आई हूँ। ये कहते हुए वह मजाकिया अंदाज में माया के सामने चलकर दिखाने लगती है। रूही इस वक्त बेहद मासूम लग रही थी, जिसे देखकर विराज का उसे प्यार करने का मन कर रहा था। माया गुस्से से उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसने हील पहनी हुई थी, जिससे वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। रूही ये देखकर और भी जोर से हंसने लगती है। माया की ड्रेस घुटनों तक थी, जो गिरने की वजह से फट गई थी, और वह इस वक्त बेहद फनी लग रही थी। विराज कब से माया की हालत देख रहा था और अब उसे इरिटेशन होने लगी थी, इसलिए वो वहां से चला जाता है। रूही भी माया को नजरअंदाज करके वहां से निकल जाती है। माया के मन की बात। सबके जाने के बाद माया गुस्से में खुद से कहती है, जितना हंसना है हंस लो रूही, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारी ये हंसी गायब हो जाएगी। मैं तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा ले आऊंगी। तुम्हारी बर्बादी का दिन बहुत जल्द आने वाला है।
माया इस वक्त किसी सनकी की तरह लग रही थी। उसकी आंखों में जुनून था और उसके लहजे में गहरी नफरत झलक रही थी। रूही की शरारत। रूही एक मेड को स्टडी रूम में भेज देती है ताकि वह माया की मदद कर सके, और फिर वह विराज के कमरे की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो रूम में आती है, उसे वहां कोई नहीं दिखता। वह जाने ही वाली थी कि तभी उसे पानी गिरने की आवाज आती है। वह मुड़कर बाथरूम की तरफ देखती है और तभी उसके दिमाग में एक शरारती प्लान आता है। वह मुस्कुराती है और धीरे धीरे बाथरूम के दरवाजे तक जाती है। जैसे ही वह दरवाजे पर नॉक करने के लिए हाथ बढ़ाती है, दरवाजा अचानक खुल जाता है। रूही की आंखें बड़ी हो जाती है। अंदर का नजारा देखकर वो पूरी तरह शॉक हो जाती है। वहीं विराज भी दरवाजे के खुलने की आवाज सुनकर उसकी ओर देखता है। रूही को सामने देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। रूही तुरंत एक झटके में पीछे मुड़ती है। वो पूरी तरह झेम गई थी, क्योंकि उसने विराज को बिना कपड़ों के देख लिया था। उसका चेहरा पूरा लाल पड़ गया और वह एम्बेरेस महसूस करते हुए वहां से भाग जाती है। वहीं विराज भी सदमे में था, क्योंकि उसने इस वक्त कुछ भी नहीं पहना था। रूही के भाग जाने के बाद वह झट से बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेता है और अच्छे से लॉक कर देता है। इस वक्त विराज को बहुत शर्म आ रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह लाल पड़ गया था। वह तुरंत ठंडे पानी से शावर लेने लगता है और पूरी स्थिति के बारे में सोचता है। फिर अचानक उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वो मन ही मन बोलता है, ये लड़की सच में एक सिली गर्ल है। चैप्टर 43। अब तक देखा। वही विराज सदमे में था, क्योंकि उसने इस वक्त कुछ भी नहीं पहन रखा था, और रूही के भाग जाने के बाद तुरंत वो बाथरूम का गेट बंद कर लेता है और अच्छे से लॉक कर लेता है। इस वक्त विराज को बहुत शर्म आ रही थी और उसका चेहरा बहुत ज्यादा लाल हो गया था। इसलिए वो तुरंत ठंडे पानी से शावर लेने लगता है और सब कुछ सोचने लगता है। जब रूही ने उसे इस तरह देखा था और उसका ऐसा रिएक्शन देखकर विराज के चेहरे पर अब मुस्कान आ जाती है और वह अपने मन में बोलता है, ये लड़की सचमुच सिली गर्ल है। अब आगे। विराज बाथरूम से फ्रेश होकर आता है, तभी उसका फोन बजने लगता है। वह जाकर अपना फोन उठाता है और कॉलर आईडी देखकर उसका चेहरा थोड़ा डार्क हो जाता है। वह फोन उठाकर सीधे कान से लगाता है तो दूसरी तरफ से एक औरत की भारी आवाज आती है। वह अपने रौबदार आवाज में बोलती है, विराज, तुम इंडिया कब आ रहे हो? मुझे पता चला है कि माया वापस आ गई है। मुझे उससे मिलना है और अपने पोते से भी। इसलिए जल्द से जल्द इंडिया वापस आ जाओ। इतना कहकर वो औरत तुरंत फोन काट देती है, जैसे कि उसे डर हो कि विराज कहीं मना न कर दे। वहीं उनकी बातें सुनकर विराज काफी गुस्से में आ जाता है। वह अपने फोन को जोर से बेड पर पटक देता है और खुद से कहता है, कुछ करना होगा, बहुत जल्द करना होगा, नहीं तो मैं रूही को हमेशा के लिए खो बैठूंगा और मैं उसे यहाँ भी नहीं छोड़ सकता। मुझे उसे लेकर इंडिया जाना होगा। इतना कहकर विराज अपने क्लोसेट रूम में चला जाता है। रूही और माया की नोकझोंक। वहीं रूही इस वक्त किचन में थी और विराज के लिए उसका फेवरेट डिश गाजर का हलवा बना रही थी। उसका पूरा ध्यान हलवे पर था। तभी वहां माया आ जाती है, जो अभी भी ठीक से नहीं चल पा रही थी, मगर फिर भी वो रूही को परेशान और नीचा दिखाने के इरादे से आई थी। माया रूही को हलवा बनाते देखती है और तंज कसते हुए कहती है, ये क्या कर रही हो? रूही उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और उसी लहजे में जवाब देती है, देख नहीं रहा है क्या आपको, मिस माया? माया को रूही का ये जवाब गुस्सा दिला देता है और वह चिल्लाते हुए कहती है, कुछ ज्यादा ही तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। खुद को इस मिशन की महारानी समझ रही हो? भूलो मत, इस मिशन में तुम सिर्फ एक नौकरानी के अलावा कुछ नहीं हो। इतना कहकर माया अपने हाथ में रखी बोतल को रूही की ओर बढ़ाते हुए कहती है, इसमें पानी भरकर मेरे कमरे में ले आओ। माया जाने ही वाली थी कि तभी रूही उसकी तरफ देखकर ठहरे हुए लहजे में कहती है, पहली बात, मैं इस मिशन में नौकरानी की नौकरी नहीं करती हूँ, और दूसरी बात, मैं यहाँ एक नैनी के तौर पर अपॉइंट हुई हूँ।
इसलिए ये काम मैं नहीं कर सकती। रूही के इस जवाब से माया का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह चिल्लाकर कहती है, अगर तुम यहाँ नैनी हो तो फिर किचन में क्या कर रही हो? माया की तेज आवाज सुनकर मेशन के सभी नौकर चाकर वहां आ जाते हैं और सारा तमाशा देखने लगते हैं। तभी वहां सक्षम आ जाता है। वह माया को देखकर जरा भी हैरान नहीं होता, क्योंकि उसे पहले से ही पता चल गया था कि माया वापस आ गई है। मगर फिर भी वह माया को इग्नोर करते हुए रूही से पूछता है, रूही, क्या हुआ? रूही सक्षम को जवाब देने ही वाली थी कि तभी सभी के कानों में ठंडी और रौबदार आवाज गूंजती है। ये सब क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? ये आवाज विराज की थी। उसकी इतनी ठंडी और गहरी आवाज सुनते ही सभी नौकर चाकर वहां से भाग जाते हैं। माया तुरंत विराज के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और मासूम बनते हुए कहती है, देखो ना हबी, ये लड़की कब से मेरी बेइज्जती कर रही थी और मेरी बात भी नहीं मान रही है। माया ये सब मासूमियत का नाटक करते हुए कहती है, मगर विराज उसकी चालबाजी अच्छी तरह समझ जाता है। माया उसकी छाती पर हाथ फेरते हुए सेडक्टिव लुक देती है, जिसे देखकर विराज को गहरी सांस लेनी पड़ती है। वहीं सक्षम माया की बात सुनकर तंज कसता है, तुम्हारी जैसी शक्ल और हरकतें हैं ना, लोग तुम्हारी इंसल्ट ही करेंगे। वैसे मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी जैसी पागल और सनकी लड़की से कोई भी पागल ही माथा पच्ची करेगा। ये कहकर सक्षम रूही की तरफ देखने लगता है। इंडिया जाने की तैयारी। विराज सक्षम और रूही की तरफ देखता है और फिर गहरी सांस लेते हुए कहता है, हम लोग कल इंडिया जाने वाले हैं, इसलिए सब लोग अपने बैग्स रेडी कर लो। इतना कहकर विराज वहां से चला जाता है। वहीं माया गुस्से में रूही को घूरते हुए वहां से निकल जाती है। रूही और सक्षम एक दूसरे को देखते हैं। तभी सक्षम की नजर गाजर के हलवे पर पड़ती है। उसके मुंह में पानी आ जाता है और वह हलवे का कटोरा लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, मगर रूही तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, गलती से भी पूरा मत लेना, मैं खुद दूंगी। फिर रूही एक कटोरी में हलवा निकालकर सक्षम को देती है। सक्षम हलवा देखकर मुंह बनाता है, जिसे देखकर रूही मजाक में कहती है, अगर और चाहिए तो ये भी नहीं दूंगी। ये सुनते ही सक्षम जल्दी से कटोरी रूही के हाथ से छीन लेता है और कहता है, ठीक है, इस बार इतने में काम चला लूंगा, लेकिन अगली बार और चाहिए। ये कहकर सक्षम वहां से हलवा लेकर चला जाता है। रूही उसे जाते हुए देखती है और फिर हलवे का कटोरा लेकर विराज के स्टडी रूम की तरफ चली जाती है, क्योंकि उसने विराज को वहां जाते हुए देखा था। चैप्टर 44। विराज का स्टडी। विराज इस वक्त अपने ऑफिस के काम में व्यस्त था, क्योंकि उसे कल इंडिया के लिए निकलना था, इसलिए वह अपने सारे जरूरी काम निपटा रहा था। वह इस वक्त बेहद हैंडसम लग रहा था, क्योंकि सभी ने सुना ही होगा कि लड़के सबसे ज्यादा हैंडसम काम करते हुए लगते हैं। विराज अपने लैपटॉप में कुछ फाइल्स चेक कर रहा था, तभी उसे स्टडी रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। वह उस दिशा में देखता है जहां रूही अपने हाथ में गाजर के हलवे का बाउल लिए खड़ी थी। विराज उसे देखकर फिर से अपने काम पर ध्यान देने लगता है। रूही विराज के इस ठंडे रिएक्शन को देखकर थोड़ा उदास हो जाती है। फिर वो स्टडी रूम का दरवाजा बंद करके विराज के पास आकर खुशी से बोलती है, विराज, मैंने आपके लिए आपका फेवरेट गाजर का हलवा बनाया है। विराज उसकी बात सुनकर बस हम कहकर जवाब देता है, क्योंकि वह एक फाइल को बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। रूही विराज के इस तरह के जवाब से खुश नहीं होती और उसके चेहरे से प्यारी मुस्कान भी गायब हो जाती है। विराज अपने काम में मग्न था, लेकिन कुछ देर तक भी रूही की आवाज न सुनकर वह उसकी ओर देखता है। रूही अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी, जिसे देखकर विराज तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और उसके पास चला जाता है। वह रूही के हाथ से बाउल लेकर अपने स्टडी टेबल पर रख देता है और रूही को अपने सीने से लगाकर पूछता है, रूही, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रूही विराज के सीने से लगी रोते हुए अपने छोटे छोटे हाथों से उसे मारने लगती है। विराज उसे यूं ही मार खाते हुए फिर से पूछता है, रूही, क्या हुआ?
तुम रो क्यों रही हो? ये कहते हुए वह रूही का चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। रूही रोते हुए शिकायती लहजे में कहती है, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत से आपका फेवरेट हलवा बनाया और आपने मुझे एक बार भी ठीक से देखा तक नहीं। रूही की आवाज रोने के कारण लड़खड़ा रही थी। विराज उसकी शिकायत सुनकर अपने कानों को पकड़कर कहता है, आई एम सॉरी बेबी गर्ल, मैंने तुम्हें इग्नोर किया, प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी छोटी बेबी गर्ल। ये कहते हुए वो रूही की आंखों में देख रहा था। रूही उसकी बात सुनकर उसके कानों से हाथ हटाकर फिर से उसके सीने से लगते हुए कहती है, प्लीज आप मुझे इग्नोर मत किया कीजिए, नहीं तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी और आपको पनिशमेंट भी दूंगी। ये कहते हुए रूही बेहद मासूम लग रही थी और काफी क्यूट भी, क्योंकि रोने के कारण उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए थे और उसकी नाक भी थोड़ी लाल हो गई थी। विराज रूही की नाक को पिंच करते हुए पूछता है, अच्छा ऐसा क्या? वैसे मुझे क्या पनिशमेंट दोगी? थोड़ा मुझे भी बताओ। इस पर रूही विराज की गर्दन पर अपनी दोनों बाहें डालकर कहती है, अगर आपने मुझे आगे से इग्नोर किया तो मैं पूरे 1 महीने तक न तो आपको किस करने दूंगी और न ही मेरे रूम में सोने की परमिशन दूंगी। रूही की ये बात सुनकर विराज सदमे में चला जाता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि रूही ऐसा कुछ भी कहेगी। वो तो रूही को मासूम समझ रहा था, लेकिन रूही तो सच में बहुत स्मार्ट निकली। अपने मन में विराज सोचता है, विराज आज तो तू बच गया, मगर अगली बार ध्यान रखना, नहीं तो 1 महीने तक रूही के बिना मन कैसे लगेगा? तुझे तो इसके बिना नींद भी नहीं आती है। ये सच था कि विराज को अब रूही की आदत हो चुकी थी और वह उससे दूर नहीं रह सकता था। रूही विराज को उसकी कुर्सी पर बैठा देती है, क्योंकि उसे भी पता था कि विराज बहुत बिजी था, इसी वजह से उसने उसे इग्नोर किया होगा। लेकिन फिर भी विराज का उसे इग्नोर करना उसे बहुत बुरा लगा था, इसलिए उसने पहले ही उसे माफ कर दिया था, मगर वार्निंग जरूर दे दी थी। विराज कुर्सी पर बैठते हुए पूछता है, तुम करना क्या चाहती हो? इस पर रूही कहती है, आप बस आराम से बैठकर अपना काम कीजिए और मैं आपको हलवा खिला दूंगी। विराज रूही की बात सुनकर फिर से अपने काम में लग जाता है और रूही उसके पास खड़े होकर उसे हलवा खिलाने लगती है। रूही के हाथ का हलवा विराज को बहुत पसंद आता है और वो खाने का आनंद लेने लगता है, मगर तभी न जाने उसे क्या होता है। वह अचानक रूही की कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिससे रूही सीधा विराज की गोद में जा गिरती है। वह आश्चर्य से विराज की ओर देखने लगती है। विराज उसके खुले हुए बालों को किनारे करते हुए उसके कान के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ता है और अपनी गहरी आवाज में कहता है, सिली गर्ल, तुमने ये हलवा बहुत टेस्टी बनाया है, मगर ये तुम्हारे हाथों से ज्यादा टेस्टी नहीं है। ये कहते हुए विराज रूही के कंधे पर किस कर लेता है। रूही की पूरी बॉडी विराज के ठंडे हाथ और गर्म सांसें अपने कंधे और गले पर महसूस कर बुरी तरह कांप जाती है। वही विराज अभी भी उसके कंधे पर किस कर रहा था और बाइट भी। वे दोनों अपने ही दुनिया में थे, इस बात से अनजान कि कोई अपनी लाल आंखों से उन्हें देख रहा था। स्टडी रूम का दरवाजा थोड़ा खुला था, जिससे कोई भी आसानी से अंदर का नजारा देख सकता था। वही इस वक्त माया अंदर का सारा दृश्य देख रही थी। गुस्से से भरी माया उन दोनों को एक नजर देखने के बाद सीधे अपने रूम की ओर बढ़ती है, मगर तभी वो विवान के रूम के पास रुक जाती है और आसपास देखकर अंदर चली जाती है। अंदर आकर माया देखती है कि विवान अपने पालने में आराम से सो रहा था। उसे देखकर माया उसके पास बढ़ती है, मगर तभी उसकी नजर कमरे के चारों ओर जाती है। कमरे का रंग बदला हुआ था और उसकी सजावट भी। पहले जहां विवान का कमरा ग्रे रंग का था और उसकी रूम में ब्लैक शोपीस से सजी हुई थी, अब वहां ब्लू कलर का पेंट था। फर्नीचर वाइट कलर का था और कई सारे सॉफ्ट टॉयज रखे हुए थे। दीवार पर बहुत सारे फ्रेम लगे थे, जिनमें रूही, विराज और विवान की तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में रूही और विवान के क्यूट पिक्स थे, तो वही एक फ्रेम में विराज, रूही और विवान को गोद में लिए किसी बाग में हंस रहे थे,
जिसमें वे तीनों एक परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। इस नज़ारे को देखकर माया उस फ्रेम पर हाथ रखकर उसे छूती है। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मगर वह फ्रेम निकालकर एक नज़र विवान को देखती है और वहां से चली जाती है। अपने रूम में जाकर वो गुस्से में दरवाज़ा बहुत जोर से बंद करती है। फिर अपने बेड के पास जाकर उस फ्रेम को एक झटके से नीचे गिरा देती है। फ्रेम गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और उसका कांच पूरे फ्लोर पर फैल जाता है। वहीं माया अपनी लाल आंखों से उस तस्वीर को घूर रही थी। वह नीचे झुककर फ्रेम से तस्वीर निकालती है और गुस्से में आसपास कुछ ढूंढने लगती है। वह अपने बेड के पास वाली ड्रॉअर खोलती है, जिसमें उसे एक लाइटर मिलता है। लाइटर लेकर वो फिर से खड़ी होती है और तस्वीर पर आग लगाते हुए गुस्से में कहती है, ये तुमने ठीक नहीं किया विराज, और तुमने भी रूही, बहुत बड़ी गलती की है मेरी फैमिली छीनकर। विराज सिर्फ और सिर्फ माया का था और वो माया का ही रहेगा। इस वक्त माया एक पागल साइको जैसी लग रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और जुनून था। तस्वीर जल जाने के बाद वह उसे जमीन पर फेंक देती है और अपने पैरों से उसे मसलने लगती है। फिर वो कमरे में 2-3 बार चक्कर लगाती है और बड़बड़ाती है, माया, तुझे कुछ करना होगा, तुझे चुप नहीं बैठना चाहिए। तुझे कुछ भी करके रूही को विराज और विवान की जिंदगी से बाहर निकालना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए तुझे रूही की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। ये सोचते हुए वह एक डेविल स्माइल देती है, मगर फिर वह कुछ सोचकर अपने एक हाथ को मुट्ठी बनाकर दूसरे हाथ पर मारते हुए कहती है, मगर यह हो नहीं सकता, विराज उसे कुछ होने नहीं देगा। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा जिससे विराज खुद रूही को अपनी जिंदगी से धक्के मारकर निकाल दे। ये सोचते ही वो कुछ और प्लान करने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है, क्यों न मैं विवान को ही मार दूं और सारा इल्जाम रूही पर लगा दूं। मगर तभी उसे याद आता है कि उसने पहले भी ये कोशिश की थी, लेकिन वो रूही पर कोई भी इल्जाम नहीं लगा पाई थी और रूही बच गई थी। आप सोच रहे होंगे कि माया ने ऐसा कब किया था, तो मैं बता दूं कि कहानी के एक पिछले हिस्से में मारिया आंटी को विवान को जहर देने के लिए कहा गया था। तो वो औरत कोई और नहीं बल्कि खुद माया थी। जिसने वो पाठ नहीं पढ़ा है वो जाकर पढ़ सकता है। माया ये सब याद करके खुद से कहती है, उस वक्त मैं फेल हो गई थी। अब मुझे इससे भी अच्छा प्लान सोचना होगा जिससे रूही खुद विराज और विवान को छोड़कर चली जाए। उसके जाने के बाद मैं खुद उसे मार दूंगी और कहानी खत्म हो जाएगी। ये सोचकर वो बुदबुदाती है, मुझे भाई से इस बारे में बात करनी पड़ेगी, वही कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। ये सोचकर वह अपना फोन उठाती है और कॉल करती है, मगर उधर से मयंक उसका फोन रिसीव नहीं करता। इसे देखकर माया चिढ़कर कहती है, भाई कहाँ मर गए? मगर फिर उसे कुछ याद आता है। वो टाइम देखती है और खुद से कहती है, इस वक्त तो भाई बिजी होंगे, बाद में बात करूंगी। ये सोचकर वो अपने बेड पर जाकर लेट जाती है और लाइट बंद करके सो जाती है। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक लड़की की चीखें गूंज रही थी। शायद वो बहुत दर्द में थी। कमरा पूरी तरह लाल रोशनी से भरा हुआ था और वहां बहुत अजीब व डरावनी वाइब आ रही थी। फर्श पर कुछ कपड़े गिरे हुए थे और बिस्तर पर एक लड़का बहुत बेदर्दी से उस लड़की पर जुल्म कर रहा था। लड़की जोर जोर से चीख रही थी, मगर इससे परेशान होकर वह लड़का गुस्से में उसकी गर्दन मरोड़ देता है। लड़की एक तेज चीख के साथ वही ढेर हो जाती है। वह लड़का उसके ऊपर से उठता है, अपनी शर्ट उठाकर पहनता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर आकर वह एक नौकर को इशारा करता है। नौकर उसकी बात समझ जाता है और तुरंत किसी को कॉल करता है। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि मयंक था। मयंक सोफे पर बैठकर एक गहरी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद कर कुछ सोचने लगता है। तभी उसका फोन बजता है। वह अपनी जेब से फोन निकालता है और उसे कान पर लगाकर बात करने लगता है। उसी वक्त उसके आदमी उस लड़की की डेड बॉडी को उठाकर मेशन के पीछे बने तालाब में फेंक देते हैं। वहां मौजूद मगरमच्छ उस लड़की की बॉडी खाने लगते हैं। मयंक को ये पता चल चुका था कि विराज इंडिया आ रहा है।
इसलिए वह भी कुछ सोचने लगता है और फिर अपने आदमियों को इंडिया जाने की तैयारी करने के लिए कहता है। इसके बाद वह अपनी आंखें बंद करके रूही के चेहरे को याद करने लगता है। चैप्टर 45। अब तक माया ये सब याद करके बोलती है, उसे बात में फेल हो गई थी। मुझे इससे भी अच्छा प्लान सोचना होगा, जिससे रूही खुद विवान और विराज को छोड़कर चली जाए, और उसके जाने के बाद मैं खुद उसे मार दूंगी, बात खत्म हो जाएगी। ये सोचकर वो बोलती है, मुझे भाई से इस बारे में बात करनी पड़ेगी, वही कुछ रास्ता बता सकते हैं। ये सोचकर वह अपना फोन उठाती है और कॉल करती है, मगर उधर से मयंक माया का फोन रिसीव नहीं करता। ये देखकर माया थोड़ी इरिटेट होकर बोलती है, ये भाई कहाँ मर गए? मगर फिर उसे कुछ याद आता है और वो टाइम देखकर बोलती है, इस वक्त तो भाई बिजी होंगे, बाद में बात करूंगी इस बारे में। ये सोचकर माया अपने बेड पर जाकर लेट जाती है और लाइट बंद करके सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक रूम के अंदर एक लड़की की चीखने की आवाज आ रही थी। शायद वो बहुत दर्द में थी। पूरा रूम लाल रोशनी से भरा हुआ था और वहां पर बहुत अजीब और डरावनी वाइब आ रही थी। फ्लोर पर कुछ कपड़े गिरे हुए थे और बेड पर एक लड़का बहुत बेदर्दी से उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था। वह लड़की चिल्ला रही थी, जिसे सुनकर लड़का इरिटेट होकर एक नजर घूरकर लड़की को देखता है और फिर गुस्से में उसकी गर्दन मरोड़ देता है। तेज चीख के साथ वह लड़की वही ढेर हो जाती है। लड़का उसके ऊपर से उठकर अपनी शर्ट पहनता है और रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वह एक सेवेंट को इशारा करता है, जिसे देखकर सेवेंट किसी को कॉल कर देता है। वही आदमी, जो कोई और नहीं बल्कि मयंक था, सोफे पर बैठकर गहरी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगता है। तभी उसका फोन रिंग होता है। मयंक अपना फोन पैंट की जेब से निकालकर कान पर लगाता है और वही बात करने लगता है। उधर उसके आदमी जाकर उस लड़की की डेड बॉडी को उठाते हैं और मैशन के पीछे बने तालाब में फेंक देते हैं, जहां मगरमच्छ उस लड़की की बॉडी खाने लगते हैं। मयंक को ये पता चल चुका था कि विराज इंडिया आ रहा है, इसलिए वह कुछ सोचने लगता है। फिर वह भी इंडिया जाने की तैयारी करने के लिए अपने आदमियों को आदेश देता है और अपनी आंखें बंद करके रूही के चेहरे को याद करने लगता है। अब आगे। सुबह का समय। विराज इस वक्त अपने रूम में सो रहा था। तभी उसे कोई पीछे से हक करता है। कुछ देर बाद उसे अपनी टी शर्ट के अंदर किसी के ठंडे हाथों का एहसास होता है। ये महसूस होते ही विराज तुरंत उठकर बैठ जाता है और देखता है कि माया उसके बाजू में लेटी हुई थी। ये देखकर विराज गुस्से से भर जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम सुबह सुबह मेरे रूम में क्या कर रही हो? माया इतराते हुए कहती है, तुम भूल रहे हो विराज, आई एम योर वाइफ। इतना तो मेरा हक बनता है अपने पति को छूने का। इतना कहकर वह विराज की तरफ देखकर एक आंख मार देती है। ये देखकर विराज गुस्से से बोलता है, भूलो मत माया, हमारा रिश्ता कैसा है और हम दोनों कैसे हैं, तुम्हें अच्छे से पता है। तुम्हारा मुझे छूना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए कहता हूँ, दूर रहो मुझसे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर विराज वहां से चला जाता है। माया बड़बड़ाते हुए बोलती है, तुम जितना मुझसे दूर भागने की कोशिश करोगे विराज, मैं तुम्हारे उतने ही करीब आती जाऊंगी, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हें पाने का हक, तुम्हें देखने का हक, तुम्हें छूने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है। ये कहते हुए माया के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान थी। वहीं दूसरी तरफ रूही विवान को लेकर बाथरूम में थी और उसे नहला रही थी। विवान इस वक्त कस्टमाइज किए गए एक छोटे से बाथटब में था। रूही उसके बालों में शैम्पू कर रही थी। इसी बीच विराज फ्रेश होकर रूही के रूम में आ चुका था। उसे बाथरूम के अंदर से रूही और विवान की हंसी सुनाई दे रही थी। ये देखकर विराज मुस्कुराते हुए बोलता है, ये दोनों माँ बेटे कभी नहीं सुधरेंगे। मेरे बिना ही हमेशा इन दोनों को मस्ती करनी होती है। वही विराज जब बाथरूम के अंदर जाता है तो वह देखता है कि रूही के कपड़े बहुत गीले हो चुके थे विवान को नहलाने में, जिसकी वजह से उसकी सफेद टी शर्ट पूरी तरह से उसकी बॉडी से चिपक गई थी।
जिससे विराज को रूही के अंदर के कपड़े साफ नजर आ रहे थे। ये देखकर विराज की हालत खराब होने लगती है। उसका गला सूखने लगता है और वह बार बार अपना सलाइवा निगल रहा था। अपने होठों को गीला करने के लिए वो अपनी जीभ से निचले होंठ पर फेरने लगता है। उसकी सांसें भी तेज चलने लगती है। तभी अचानक वह अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है, क्योंकि उसके चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें गिरती है। ये महसूस करते ही विराज होश में लौट आता है। वह उस दिशा में देखने लगता है जहां विवान बाथटब में भरे पानी से खेल रहा था। वह अपने नन्हे हाथों से पानी उछाल रहा था और रूही भी उसका साथ दे रही थी। उनकी इस शरारत से बाथटब में भरा पानी बाहर गिर रहा था और कुछ बूंदें विराज के चेहरे पर भी आ गई थी। विराज चुपचाप जाकर रूही के पीछे खड़ा हो जाता है और अपने हाथ बांधकर खड़ा रहता है। कुछ पल बाद रूही को अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होता है, इसलिए वह झटके से पीछे मुड़ती है। सामने किसी के पैर देखकर वो अपनी नजरें ऊपर उठाती है और उसकी मुलाकात विराज के चेहरे से होती है। विराज को देखकर रूही की सिट्टिपिट्टी गुम हो जाती है। वही विवान भी अपनी टुकुर टुकुर नजरों से उन्हें देख रहा था। विराज रूही को देखते हुए अपना हाथ नीचे की ओर बढ़ाता है। रूही को लगता है कि विराज उसे मारने के लिए हाथ उठा रहा है, इसलिए वो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। मगर उसकी सोच के विपरीत विराज बाथटब से कुछ पानी लेकर रूही के चेहरे पर फेंक देता है और कहता है, बहुत मजा आ रहा है न तुम दोनों को एक दूसरे पर पानी फेंकने में? तो लो, मैं भी शामिल हो जाता हूँ। ये कहकर विराज हंस पड़ता है और उनके साथ खेल में शामिल हो जाता है। रूही हैरानी से विराज को देख रही थी, क्योंकि विराज ऐसा कभी नहीं करता था। मगर आज वो उनके साथ खेल रहा था। ये देखकर उसे खुशी होती है और वह भी विराज पर पानी फेंकने लगती है। इस तरह वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा खुशनुमा हो जाता है। कभी विराज रूही पर पानी फेंकता तो कभी रूही विराज पर। वहीं ये सब देखकर विवान भी खुशी से हंसने लगता था। उनकी ये खुशी सक्षम देख रहा था। असल में वो विराज और रूही को नाश्ते के लिए बुलाने आया था, मगर उन्हें एंजॉय करता देख उसने उन्हें परेशान नहीं किया। वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। वहीं अब भी पूरे बाथरूम में हंसी और खिलखिलाने की आवाजें गूंज रही थीं। बाहर खड़ी माया ये सब देखकर गुस्से और जलन से भर उठी थी। उसे लग रहा था कि जहां रूही है वहां आज उसे होना चाहिए था, इसलिए वह जल्दी से वहां से जाकर किसी को फोन करती है। फोन उठते ही वह गुस्से से बोलती है, हमें कुछ जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो रूही मेरी जगह ले लेगी। भाई, इतना कहकर माया रोने लगती है। दूसरी तरफ से मयंक उसे समझाने की कोशिश करता है, माया, खुद को कंट्रोल करो, थोड़ा सब्र रखो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। विराज सिर्फ तुम्हारा है और वह तुम्हारा ही रहेगा। मैं जल्द ही कुछ करता हूँ जिससे खुद रूही ही विराज को छोड़कर चली जाएगी, इसलिए तुम परेशान मत हो, ठीक है? माया बस में जवाब देती है और फोन काट देती है। दूसरी तरफ विराज, रूही और विवान पूरी तरह से भीग चुके थे, जिससे उनकी नाक लाल हो गई थी। वे काफी देर से पानी में थे, इसलिए रूही जल्दी से विवान को गोद में उठाकर कमरे की ओर ले जाने लगती है। ये देखकर विराज कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं उसके कपड़े बदल दूंगा, तब तक तुम खुद चेंज कर लो। इतना कहकर विराज बिना रूही को कुछ कहने का मौका दिए विवान को गोद में उठाकर चला जाता है। रूही बस विराज को देखती रह जाती है। वहीं विराज विवान को बेडरूम में लाकर उसे बेड पर लिटा देता है, फिर अपनी टी शर्ट उतारकर फर्श पर फेंक देता है और एक सूखे सॉफ्ट टॉवल से विवान को अच्छे से पोंछने लगता है। इसके बाद वह विवान के शरीर पर बॉडी लोशन लगाता है और फिर उसे कपड़े पहनाने लगता है। वहीं विवान भी विराज का पूरा साथ दे रहा था। अब तक रूही भी आ चुकी थी और वह विराज को विवान की केयर करते हुए देख रही थी। विराज इस वक्त बहुत हॉट लग रहा था, जिससे रूही उसे निहारती रह जाती है। विराज को भी अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस होती हैं, इसलिए वह रूही की तरफ देखने लगता है।
वह देखता है कि रूही अपनी आंखों से ही उसकी बॉडी को एक्सप्लोर कर रही थी। ये देखकर विराज के चेहरे पर एक छोटी और प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वह धीरे धीरे रूही की तरफ बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड का यहीं पर समापन होता है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि अगले एपिसोड में आपको मिलेगी कहानी का नया मोड़ और ढेर सारी नई सस्पेंस और रोमांचक घटनाएं। डेविल एंडलेस लव की पूरी कहानी में कई राज हैं जो धीरे धीरे खुलेंगे। हम आपको अगला एपिसोड जल्दी लेकर आएंगे, जहां आपको नए ट्विस्ट और फुल एक्शन देखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।